अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अच्छा बेटा, हमने कल डिस्कशन अपना किया था नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एक दफ़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर को नॉर्मल इसे कहते हैं क्योंकि हमारे कंट्री के फिजिकल फाइनेंशियल ईयर से कोइंसाइड करता है। स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, ख़त्म होता है 30 जून को। 12 महीने का साल होता है। नाम दिया जाता है उस कैलेंडर ईयर की मुनासिबत से जिसमें ये ख़त्म हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है। जैसे नॉर्मल टैक्स ईयर 2027 है, इसका मतलब वो शुरू हो रहा होगा 1 जुलाई 26 से और ख़त्म हो रहा होगा 30 जून 27 को। ठीक बेटा। अच्छा, और मैंने आपको ये बताया कि नाम देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर बजट पास होता है। ठीक है, बजट पास होता है। बजट जब पास हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है? फाइनेंस एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंजेस लेके आ जाता है। इसका मतलब कि नया लॉ में चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, इफेक्टिव हो जाती हैं। और वो किस साल के लिए इफेक्टिव रहती हैं? उसके बाद आने वाले साल के लिए, जस्ट 1 जुलाई से शुरू होने वाले साल के लिए। ठीक है। फिर हमने देखा कि सबका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होता। इधर स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर सबका 30 जून पर ख़त्म नहीं होता टैक्स ईयर। हमने देखा कि बोर्ड स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन के लिए कोई और टैक्स ईयर भी स्पेसिफाई कर सकता है और उसे हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। ये भी 12 महीनों का साल होगा, लेकिन 30 जून के अलावा कहीं ख़त्म हो रहा होगा। 12 महीनों का साल होगा, 30 जून के अलावा कहीं ख़त्म हो रहा होगा। इसको भी नाम देना बहुत ज़रूरी है और हम इसको नाम देते हैं उस नॉर्मल टैक्स ईयर के रेफरेंस के हिसाब से जिसमें ये स्पेशल टैक्स ईयर का एंड फॉल करता है। और मैंने उसका शॉर्टकट बताया था। क्या शॉर्टकट बताया था मैंने कहा था ये देख लेना कि अगर जुलाई से दिसंबर में फॉल कर रहा है, जैसे अगर किसी का स्पेशल टैक्स ईयर एंड है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर अगर स्पेशल टैक्स ईयर का एंड है तो उसका नाम क्या होगा भाई? 31 अक्टूबर 2026 अगर टैक्स ईयर एंड है तो 31 अक्टूबर 2026 अगर टैक्स ईयर एंड है तो उसका क्या नाम देंगे? स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर 2027। तो ये वही बात। और अगर मिसाल के तौर पर 31 जनवरी 2030 है, 31 जनवरी 2030 है तो फिर स्पेशल टैक्स ईयर 2030। ज़बरदस्त। और फिर मैंने कहा था कि जब भी नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल जाया जाएगा तो एक ऐसा गैप खला आ जाएगा, ऐसा यतीम पीरियड रह जाएगा जो ना पिछले टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, जो ना अगले टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर या ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। और इस टैक्स ईयर या इस टैक्स पीरियड का अलग से टैक्स रिटर्न जमा होता है। इसका हिसाब किताब अलग से जमा होता है क्योंकि अलग से टैक्स पीरियड। इसका नाम देने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसे स्पेशल टैक्स ईयर का है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। और दूसरा तरीका वही जो मैंने आपको सिखाया। तीसरी बात ये कि ये जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, ये जो ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड है, अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी: द पीरियड बिटवीन टू डेट्स, द पीरियड बिटवीन टू डेट्स। विच आर द टू डेट्स? End of the last full tax year before change and the date on which the changed tax year begins. इन दो डेट के बीच का पीरियड। तो क्या मुझे बताते हो क्या डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था? पढ़ लो जरा, डेफिनेशन पढ़ लो। ये रही ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन, जरा सब रीड कर लें। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूँ। The period between the end of the last tax year, between दो डेटों के बीच में, कौन सी दो डेटें? End of the last tax year prior to change होने से पहले,
एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस, और जिस डेट को चेंज्ड टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ आती है? एग्जाम्पल वही है जो हमने दे दी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये मुझे आप लोग सब बताएंगे, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिससे पूछूंगा मैं वही बताएगा। ये क्या है? ये डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड्स मेंशन्ड। आप लोगों ने ये बताना है कि कौन से टैक्स ईयर में इसका टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर कौन सा है। ए वाला आप बता दो बेटा, ए वाला आप बता दो। ए टैक्स ईयर कौन सा है? पहली से, और कोई भी लुकमा नहीं देगा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। 1 सितंबर 17 से 31 अगस्त 18, कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर? कौन सा नाम बताएं स्पेशल टैक्स ईयर का? स्पेशल टैक्स ईयर 2019 बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, लेस देन 12 मंथ्स होंगे मेरा बच्चा, मैंने कल बताया लेस देन 12 मंथ्स होंगे। नहीं, ये तो मेरी एग्जाम्पल में 3 मंथ्स थे ना बेटा। कौन सी 3 मंथ्स का लिखा हुआ है, समझा नहीं? हाँ नहीं, ये तो मेरी एग्जाम्पल में 3 मंथ्स थे ना। तो एग्जाम्पल है। ये मैंने अपनी एग्जाम्पल में स्पेशल टैक्स ईयर 1 अक्टूबर से शुरू किया, तो गैप 3 महीने का आ गया। मैं 1 नवंबर से शुरू कर लेता, मैं 1 दिसंबर से कर लेता, मैं 1 जनवरी से कर लेता, मैं 1 फेब से कर लेता। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 महीने से कम का होगा। कॉन्सेप्ट ये, अब कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है, वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 2.5 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। बी, ये आप बता दो बेटा, आप बी 1 जैन 18 से 31 दिसंबर 18 नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल 2018 रहेगा। आप बता दो, स्पेशल टैक्स ईयर 2018 रहेगा। आप भी बता दो बेटा, 2018 रहेगा। यार मैं यकीन करो 3 लोगों ने एक ही बात बोली है, आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके। ऐसा तो नहीं होता, 18 होगा। कहाँ से होगा 18? जून पे खत्म हो रहा है, ये दिसंबर पे खत्म हो रहा है, और दिसंबर पे खत्म हो रहा है तो कैलेंडर ईयर +1 19। भाई दिमाग खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के जवाब देना है भाई। अभी तो ये दुनिया के सबसे आसान सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अभी तो बहुत मुश्किल सवाल आएंगे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। इसके अंदर गलती बर्दाश्त नहीं है भाई। सी वाला 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, बेटा आप बता दें। स्पेशल टैक्स 2019, गुड। डी आप बता दो बेटा। 1 मई 2018 से 30 अप्रैल 19, स्पेशल टैक्स ईयर 2019। और लास्ट आप बता दें बेटा, 2000, गुड। लास्ट वाला नॉर्मल टैक्स ईयर 2019, गुड। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन टैक्स ईयर। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि सर क्या कोई भी बंदा टैक्स ईयर को चेंज करवा सकता है? क्या टैक्स ईयर को चेंज करना मजाक है? और अगर कोई भी बंदा टैक्स ईयर को चेंज करवा सकता है तो उसके क्या रीजंस होने चाहिए और उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या रीज़न होंगे और क्या प्रोसेस होगा। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इजी मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर ऐसा सवाल अक्सर पूछता है, और कई दफ़ा पास पेपर में ये सवाल आ चुका है कि चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसेस क्या है, टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसेस क्या है। आ जाएं, हम देख रहे हैं। अच्छा भाई, हम पढ़ लेंगे कि टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसेस क्या है।
हम देख लेंगे कि टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसेस क्या है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको पहले समझाता हूँ, पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, फिर हम पढ़ भी लेंगे। अगर किसी को टैक्स ईयर चेंज करना है, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, अब मैंने आपको बता दिया पर्सन 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ए भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो मैं मिस्टर ए की भी मिसाल दे सकता हूँ, मैं कंपनी ए की मिसाल भी दे सकता हूँ, ऐसा ही है ना। चेंज ऑफ टैक्स ईयर, तो चेंज ऑफ टैक्स ईयर से मुराद अगर इंडिविजुअल को टैक्स ईयर चेंज करना हो या कंपनी को करना हो, ये पर्सन के लिए ये प्रोसेस है। कोई भी इस प्रोसेस को फॉलो करके टैक्स ईयर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। चेंज ऑफ टैक्स ईयर। अच्छा भाई, टैक्स ईयर चेंज करने के लिए सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा टू कमिश्नर, अप्लाई टू कमिश्नर, कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर रहा हूँ, फिर हम देख लेंगे लिखा हुआ क्या है, यही बातें लिखी हुई होंगी। कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। चलो, और कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ेगी। क्या शो करनी पड़ेगी? कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ेगी। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा लकी मंथ नवंबर है तो मुझे टैक्स ईयर एंड नवंबर में चेंज करना है, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे ख्वाब में आमिर बाबा बंगाली आए थे, उन्होंने कहा था कि आप नवंबर में अपना टैक्स ईयर चेंज कर लो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपका। ऐसे नहीं, ये रीजंस नहीं। कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। क्या शो करना पड़ेगी? कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। कंपेलिंग नीड का मतलब होता है अशद ज़रूरत। आपको रीजंस देना पड़ेंगे कि आपको टैक्स ईयर क्यों चेंज करना है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ। आम तौर पर टैक्स ईयर को क्यों चेंज करना पड़ता है या टैक्स ईयर क्यों चेंज होता है, आम तौर पर उसका एक ही रीज़न होता है। मिसाल ले रहा हूँ मैं कि ये एक कंपनी है और इस कंपनी का टैक्स ईयर चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक कंपनी है, और ये कंपनी है कंपनी पी, ये कंपनी पी है। और हमने कहा सर कंपनी पी का टैक्स ईयर क्या चल रहा है? इसका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है, शुरू होता है, मिसाल ले रहा हूँ फर्स्ट, या इसका स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा है। इसका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होता है 1 अक्टूबर 2024 से, 1 अक्टूबर 24 से इसका टैक्स ईयर शुरू हुआ और 30 सितंबर 2025 पर इसका स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म हुआ। सही। ये कंपनी पी है। कंपनी पी से मुराद, मिसाल ले रहा हूँ मैं, पेरेंट कंपनी है। कंपनी पी पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी किसको बोलते हैं पता नहीं, टेक्निकलिटी के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। पेरेंट कंपनी कहते हैं अब्बू कंपनी को, ऐसी। इसका मतलब सर इसकी कोई बेटा कंपनी भी होगी, इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी भी होगी। जी, इसकी सब्सिडरी कंपनी भी है, कंपनी एस। क्या कंपनी है? कंपनी एस। तो आपने कहा कंपनी एस का टैक्स ईयर कब से कब तक है? हमने कहा सर कंपनी एक्स का जो टैक्स ईयर है ना, वो है नॉर्मल चल रहा है। वो क्या चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है। ये कंपनी एस है, ये कंपनी एस है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी किसको कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी कहते हैं चाइल्ड कंपनी होती है। चाइल्ड कंपनी से क्या मुराद है? चाइल्ड कंपनी से मुराद ये है कि पेरेंट कंपनी के पास इसके ज़्यादातर शेयर्स होंगे। इसके ज़्यादातर शेयर्स किसके पास होंगे? पेरेंट कंपनी के पास होंगे। पेरेंट कंपनी के पास इसके 60% शेयर्स होंगे, 70% शेयर्स होंगे। ठीक है। ये नहीं कि कंपनी एस के ऊपर हुक्म किसका चलेगा? कंपनी पी का चलेगा, क्योंकि कंपनी पी के पास उसके ज़्यादातर शेयर्स हैं। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो कंपनी पी करेगी, इसलिए उसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। ठीक है। अच्छा सर, इसका टैक्स ईयर कब से कब तक है? हमने कहा इसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से इसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है। और इसका टैक्स ईयर कब तक चल रहा है? हमने कहा इसका टैक्स ईयर नॉर्मल वाला चल रहा है। ठीक है, इसका टैक्स ईयर नॉर्मल वाला चल रहा है। तो हमने कहा कि अब सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी के साथ जो देखा जाए तो उसका टैक्स ईयर एंड अलग अलग हो गया है, अलग अलग। और हम अगर लोकल कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट देखें, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है ये, जब आप लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कि जब भी एक पेरेंट कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है, दोनों अपने अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं
तो उन दोनों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज भी करना पड़ता है, कंसोलिडेट भी करना पड़ता है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको एसईसीपी में प्रेजेंट करना पड़ती है। एसईसीपी रेगुलेटर है, कंपनीज एक्ट का रेगुलेटर है, कंपनीज का रेगुलेटर है, तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करनी पड़ती है। अब मुझे बताओ, ये अपना हिसाब किताब इस डेट के हिसाब से कर रहा है, ये अपना हिसाब किताब इस डेट के हिसाब से कर रहा है, क्या दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करना आसान होगा? नहीं होगा, मसाइल आएंगे, मुश्किलात आएंगी, क्योंकि पीरियड सेम नहीं है ना सर। लाइक टू लाइक ऐड होता है ना, एसेट में मैं इन रेवेन्यू में मैं रेवेन्यू तो ऐड करूं, लेकिन वहाँ के रेवेन्यू 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है, और कंपनी एस के रेवेन्यू जो पीएनएल में बने हुए हैं वो 1 जुलाई से 30 जून तक बने हुए। तो आमतौर पर क्या होता है कि या तो पेरेंट कंपनी बोलेगी मैं अपना नॉर्मल टैक्स ईयर, मैं अपना स्पेशल टैक्स ईयर चेंज करके नॉर्मल पर आ जाऊँ, या सब्सिडरी कंपनी बोलेगी मैं अपना स्पेशल टैक्स ईयर चेंज करके मैं अपना नॉर्मल करके स्पेशल पे आ जाऊँ। दोनों में से कोई भी एक क्या करेगा, अपना टैक्स ईयर चेंज करवा लेगा। और रीज़न क्या देगा भाई? रीज़न ये देगा कि हमें हिसाब किताब में बहुत मसला होता है। सब्सिडरी बोलेगी मुझे अपने पेरेंट कंपनी के साथ फाइनेंशियल्स कंसोलिडेट करवाने पड़ते हैं, तो मेरा टैक्स ईयर अलग है, मुझे अलग से हिसाब किताब बनाना पड़ता है, मुझे अलग से एडजस्टमेंट्स करना पड़ती है, मुझे अलग से कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो ए टैक्स वाले भाई साहब आप मेरी मदद करो, मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो। तो आमतौर पर यही कंपेलिंग नीड हुआ करती है, और कोई कंपेलिंग नीड एज सच नहीं होती। सही है? खैर, मैंने आपको बता दिया कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। सर कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, अच्छा कंपेलिंग नीड शो कर दी तो कमिश्नर क्या कर सकता है? कमिश्नर अप्रूव भी कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को, और कमिश्नर क्या भी कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है। और कमिश्नर ये भी कर सकता है अप्रूव करे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस। क्या मतलब? कमिश्नर बोले कि ठीक है मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को मंजूर तो कर रहा हूँ, लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास तुम्हें सबमिट और करने हैं, या ये 4 डॉक्यूमेंट हर साल तुम मुझे सबमिट करोगे, या हर साल तुम मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करोगे। कोई भी कंडीशंस लगा सकता है कमिश्नर, अप्रूव कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, में इम्पोज एनी कंडीशन। अच्छा, फिर कमिश्नर क्या भी कर सकता है, पहले से दी हुई अप्रूवल को पहले उसने हो सकता है अप्रूवल दे दी हो कि ठीक है आप अपना टैक्स ईयर चेंज कर लो, नॉर्मल से स्पेशल में आ जाओ, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कमिश्नर क्या भी कर सकता है कि उस अपनी अप्रूवल को विड्रॉ कर ले। क्यों? अब कमिश्नर को लगता है कि ये जो चेंज ऑफ टैक्स ईयर की मैंने परमिशन दी थी अब ये वैलिड नहीं है, अब ये एप्लीकेबल नहीं है, अब इस चेंज ऑफ टैक्स ईयर की ज़रूरत नहीं है, अब पेरेंट कंपनी इसकी पेरेंट नहीं रही, मिसाल ले रहा हूँ, सब्सिडरी कंपनी इसकी सब्सिडरी नहीं रही, शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है, तो हो सकता है वो अपनी पहले से दी हुई अप्रूवल को क्या भी कर ले, विड्रॉ कर ले। सही है? और जब भी टैक्स की दुनिया के अंदर जब भी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा जो टैक्स पेयर के लिए उसके अगेंस्ट होगा या उसके लिए नाखुशी का बाइस होगा, तो हमेशा लॉ में एक बात कही जाती है कि टैक्स वाला टैक्स पेयर को क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी उसकी कहानी भी सुनेगा, उसका दुख दर्द भी सुनेगा, उसके रीजंस भी सुनेगा, वन साइडेड डिसीजन नहीं देगा। ठीक है? चेंज्ड टैक्स ईयर डेट। अच्छा, अब सर चेंज ऑफ टैक्स ईयर की एप्लीकेशन तो दे दी है, मिसाल ले रहा हूँ 30 जून को टैक्स ईयर खत्म हुआ और 30 जून को टैक्स ईयर खत्म हुआ और एप्लीकेशन दे दी है हमने एप्लीकेशन दे दी है कि 1 सितंबर से टैक्स ईयर, नया टैक्स ईयर हम 1 सितंबर से शुरू करेंगे। सही है? मिसाल ले रहा हूँ, यही 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे, मिसाल ले रहा हूँ, यही वाली एग्जाम्पल है। ये टैक्स ईयर ख़त्म हुआ, देखो ये टैक्स ईयर ख़त्म हुआ और हमने एप्लीकेशन दे दी है कि हम नया टैक्स ईयर कब से शुरू करेंगे? 1 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे। एप्लीकेशन दे दी हमने, कमिश्नर का ऑर्डर आया, मिसाल ले रहा हूँ, कमिश्नर का ऑर्डर आया 1 अक्टूबर को नहीं आया, 5 अक्टूबर को आया। कब से आया? 5 अक्टूबर को कमिश्नर का ऑर्डर आ गया कि ठीक है आपकी अर्जी हमने एक्सेप्ट कर ली है,
आपका टैक्स ईयर हम नॉर्मल से स्पेशल कर देते हैं और इफेक्टिव डेट है 1 अक्टूबर। तो ऑर्डर आया 5 तारीख को, लेकिन वो डेट इफेक्टिव बता देगा कि आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो कब से इफेक्टिव है, 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है। या ऑर्डर आएगा तो वो बता देगा कि आपका स्पेशल टैक्स ईयर पहला वाला कब से शुरू होगा, इस दफ़ा से शुरू नहीं होगा 1 अक्टूबर 26 से शुरू नहीं होगा, कब से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 27 से शुरू होगा, अगले साल से शुरू होगा। तो जो भी डेट ऑर्डर के अंदर बताई जाएगी वो होगी इफेक्टिव डेट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर। मुश्किल बात है, बच्चों वाली बातें हैं सर, मुश्किल बात तो है ही कोई नहीं। मैं देख लूँ, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना भाई, सही है जी बेटा। ये मैंने बोला ही नहीं है टैक्स पे नहीं करेगा, ये तो मैंने बोला ही नहीं। टैक्स ईयर के चेंज होने की बात आ रही है। टैक्स ईयर के चेंज होने या चेंज ना होने से क्या टैक्स पे करना या ना पे करना सादिक आता है? नहीं। पुराना टैक्स ईयर है उसका भी टैक्स पे होगा, नया टैक्स ईयर है उसका भी टैक्स पे होगा। और मैंने ये बताया कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है उसका भी टैक्स पे होगा, उसका अलग से रिटर्न सबमिट होता है। मैंने ये भी बताया था कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ऑप्शन होता है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का क्या पीरियड है उसका आप हिसाब किताब सबमिट करो। टैक्स ईयर का चेंज होना ना चेंज होना टैक्स देने या ना देने से ताल्लुक नहीं रखता, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। टैक्स तो देना, इनकम तो बतानी है, टैक्स तो देना। सही? क्या ये बातें समझ आ रही हैं सबको? चेंज टैक्स ईयर इफेक्टिव फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अच्छा, अगर तो कमिश्नर ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या विड्रॉवल, पुरानी अप्रूवल दी हुई थी उसने उसको विड्रॉ कर लिया, या मेरी अभी वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लिया, या जो मेरे को पुरानी वाली उसने अप्रूवल दी हुई थी कि टैक्स ईयर तुम चेंज कर लो और मेरा चेंज टैक्स ईयर चल रहा था उसको इसने विड्रॉ कर दिया, रिजेक्ट कर दी या विड्रॉ कर दिया कमिश्नर ने विड्रॉ कर दिया, तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है बेचारा? हमने कहा कि सर टैक्स वाले के पास एक ही ऑप्शन है कि वो टैक्स पेयर कैन फाइल रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड। टैक्स वाला टैक्स पेयर क्या कर सकता है बेचारा? टैक्स पेयर क्या कर सकता है? 1 मिनट देना सिर्फ मुझे। टैक्स पेयर क्या कर सकता है? टैक्स पेयर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। टैक्स पेयर क्या कर सकता है? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। किसको? बोर्ड को फाइल कर सकता है। तो सर ये कौन था जिसने रिजेक्ट की थी? ये भी तो कमिश्नर था, ये भी तो कमिश्नर था, और कमिश्नर भी तो फेडरल बोर्ड कौन सा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड जब भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात आएगी। तो सर ये कमिश्नर भी तो एफबीआर का ही बंदा था, ये भी तो एफबीआर का ही कारिंदा था, तो अब ये रिव्यू एप्लीकेशन फिर से बोर्ड को जा रही है, ये तो अजीब बात हो गई। होना तो ये चाहिए था कि हम अपील फाइल कर देते। हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि अगर टैक्स की दुनिया में आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी हो तो आप अपील फाइल कर सकते हो, इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अपील का डिपार्टमेंट एफबीआर के अंदर ही होता है, दूसरा डिपार्टमेंट होता है इंसाफ का डिपार्टमेंट, उसमें अपील फाइल कर सकते हो आप। फिर अपील के बाद एक और स्टेप होता है ट्रिब्यूनल का एक बेंच होता है, उसके पास भी आप जा सकते हो इंसाफ मांगने के लिए, अगर आप अपील वाले फैसले से मुत्तफिक नहीं हो तो। और अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से भी मुत्तफिक नहीं हो तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, और अगर हाई कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मुत्तफिक नहीं हो तो फिर आखिरत का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। सही है? क्योंकि ये दुनिया जो है ना वो सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है। ये दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर मजलूम को इंसाफ मिलेगा, हर किसी की फरियाद सुनी जाएगी। ये दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है। यहाँ तो एक करोड़पति अरबपति रोड के दिन दहाड़े रोड के बीचों बीच अपनी लैंड क्रूज़र में, अपनी फॉर्चूनर में गरीब आदमी को ठोक के चला जाएगा, उससे कोई नहीं पूछेगा ये तुमने क्यों मार दिया इसको। जो बात है दुनिया तो ऐसी जगह है जहाँ इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म करेगा, लाखों करोड़ों कत्ल कर देगा, जिधर चाहेगा बम मार देगा, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये दुनिया है, एक ज़िंदगी आएगी जो आखिरत की ज़िंदगी होगी, उसमें सब हिसाब किताब होगा। देखो अगर तो मैं एक वैसी कभी सोचता हूँ
कि जो जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जिनका ये बिलीफ है कि ये दुनिया तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया इत्तेफाक से वजूद में आ गई है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना एथियस्ट का, होता है कि दुनिया तो इत्तेफाक से वजूद में आ गई है, इत्तेफाक में ख़त्म हो जाएगी, या ये दुनिया तो ख़त्म होगी लेकिन उसके बाद कोई सज़ा और जज़ा नहीं होगी। तो जिनका ये कॉन्सेप्ट और जिनका ये बिलीफ है, उनके अंदर उनके दिल को सुकून कैसे आता होगा? वो तो हर वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते होंगे। क्या ख्याल है जब आप ये सोचो कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, मेरे साथ, मिसाल ले रहा हूँ मैं, आज एक मुसलमान सोचता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, एक बंदा छोटी गाड़ी लेके सड़क पर जा रहा है, बड़ी गाड़ी वाले ने ठोक के उसी को बोले जलील कर दिया, बोले तुम्हारी गलती थी, गाड़ी भी ठोकी उसने, पीछे से भी ठोकी और जलील भी मुझे कर दिया और 2 थप्पड़ भी मार दिए, मैं उसका कुछ कर भी नहीं सका। मिसाल ले रहा हूँ मैं, तो कम से कम दिल को तसल्ली ये तो होती है, अल्लाह पूछेगा तुझसे। आखिरी अल्फाज क्या होते हैं? एक मुसलमान के आखिरी अल्फाज क्या होते हैं? तुझसे अल्लाह पूछेगा। उधर उसके दिल को तसल्ली हो जाती है, हाँ एक दिन आएगा जब हिसाब होगा, एक दिन आएगा जब हिसाब होगा, इससे अल्लाह पूछेगा। आज इसके पास ताकत है, आज इसके पास पैसा है, तो आज इसने जुल्म कर लिया, नाइंसाफ़ी कर ली, बर्बरियत कर ली। तो दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह हो नहीं सकती, दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह। और इंसान के पास वो मीन्स नहीं है कि वो इंसाफ कर सके। क्या मतलब? मीन्स नहीं है सर, क्यों नहीं हो सकता इंसाफ? हो सकता है ना इंसाफ, थप्पड़ की जगह थप्पड़, कत्ल की जगह कत्ल, इंसाफ तो हो सकता है। हमने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर एक कातिल है, उसने 50 कत्ल कर दिए। कितने कत्ल कर दिए? 50 कत्ल। आपने बोला इसके साथ इंसाफ किया जाए। क्या इंसाफ किया जाए? इसको भी कत्ल कर दिया जाए। चलो ठीक है, कत्ल कर देते हैं। इसने तो 50 किए थे, इसने तो 50 किए थे, आप क्या इंसाफ कर लोगे? एक को मार दोगे, इस एक को मार दोगे, इंसाफ हो गया? इंसाफ हो गया? इंसाफ नहीं हुआ सर, ये इंसाफ थोड़ी है। जिसने 50 को मारे आप उसकी गर्दन उड़ा दो, 50 की जगह एक। इंसाफ तो अल्लाह के यहाँ होगा, अल्लाह के यहाँ होगा। जब ये जो चमड़ी है ना आग से, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जहन्नुम की आग ऐसी होगी, ये जो जिस्म की जो खाल है, ये जो चमड़ी है ना, ये तकलीफ के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको नई खाल दी जाएगी, नई चमड़ी दी जाएगी, और वो दुख दर्द तकलीफ दोबारा एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद फिर नई खाल आएगी, फिर एक्सपीरियंस करेगा तकलीफ। तो इंसान की जो दुनिया है, हमारी जो दुनिया है, इसके अंदर हम चाह के भी इंसाफ नहीं कर सकते। इंसाफ कर सकता है सिर्फ मेरा अल्लाह, और वो इंसाफ नहीं कर सकता। सिर्फ यही एक फैक्टर सिर्फ काफ़ी है, सिर्फ यही एक फैक्टर काफ़ी है इंसान की अक्ल को चैलेंज करने के लिए, जो ये कहता है, जो बेवकूफ़ ये कहता है कि ये दुनिया इत्तेफाक से बनी है और इसके बाद कोई सज़ा और जज़ा नहीं होगी, इसके बाद दुनिया के बाद कोई ज़िंदगी है नहीं। अगर दुनिया के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है तो नऊज़ बिल्ला, इसका मतलब हमारे बनाने वाला इंसाफ करने वाला नहीं है। हमें जिसने बनाया है वो इंसाफ करने वाला नहीं है, नऊज़ बिल्ला। जबकि हमें पता है कि अल्लाह पाक से ज़्यादा इंसाफ करने वाला कोई है ही नहीं। तो दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है। जब आप ये सोचोगे ना तो आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी हो, कभी ऐसा हो आपके साथ जुल्म हो जाए, नाइंसाफ़ी हो जाए, ठीक है, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह पाक करेगा इंसाफ, और अल्लाह जैसे इंसाफ करेगा वैसे कोई भी कर नहीं सकता। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन असल जो इंसाफ की और सज़ा जज़ा की जगह है वो क्या है? वो आखिर अल्लाह करेगा इंसाफ। इंसान चाह कर भी इंसाफ चाह कर भी नहीं कर सकता। अच्छा खैर, तो कहने का मकसद ये है कि सर ये इंसाफ के पैरामीटर्स हैं टैक्स की दुनिया में, ये इंसाफ के दरवाजे हैं, सीढ़ियां हैं। पहला इंसाफ का दरवाज़ा, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है टैक्स की दुनिया में,
कमिश्नर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है तो आप अपील का दरवाज़ा खटखटाओगे, अपील के बाद ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाओगे, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये टैक्स की दुनिया में इंसाफ के दरवाजे हैं, पूरा चैप्टर है इस पर, बाद में पढ़ेंगे। तो सर क्या हम वो इंसाफ के दरवाजे नहीं खटखटा सकते? हमने कहा नहीं खटखटा सकते, इस केस में नहीं खटखटा सकते, इस केस में इंसाफ के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। क्यों? क्योंकि ये बच्चों वाला मैटर है भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये छोटा मैटर है, इसके लिए हम बड़े लोगों को तंग नहीं करेंगे, इसके लिए हम बड़े लोगों को तंग नहीं करेंगे। लॉ कहता है कि अगर कमिश्नर ने ये रिजेक्ट किया है तो तुम इसी के बॉस को रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर दो। इसी का बॉस मतलब जब भी हम कहते हैं ना बोर्ड को फाइल कर दो, बोर्ड को फाइल कर दो, तो जो बोर्ड का मतलब होता है चेयरमैन एफबीआर, चेयरमैन एफबीआर। इसका मतलब ये है कि सर कमिश्नर तो एफबीआर के अंदर एक कारिंदा है, एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है, सीनियर एम्प्लॉई है, कमिश्नर का ग्रेड होता है 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है, एक एम्प्लॉई है, लेकिन एफबीआर का चेयरमैन तो सबका अब्बू होगा ना, सबके टॉप पे होगा ना। क्या ख्याल है? जैसे कंपनी का सीईओ होता है वैसे एफबीआर का, इसका मतलब कि रिव्यू एप्लीकेशन उसके बॉस को जाएगी, वो देखेगा, और अगर वो भी डिसाइड कर दे कि नहीं सही रिजेक्ट किया है तो फिर क्या होगा? हमने कहा कि फिर वो डिसीजन ऑफ बोर्ड विल बी फाइनल, बोर्ड्स डिसीजन विल बी, यानी अगर बोर्ड के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो अब आप दुआ करो, आखिरत में हिसाब होगा और कहीं नहीं जा सकते। ये मैंने आपको ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स लिखवा दिए, बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ याद करवा सकता हूँ क्लास में याद भी हो जाए आपको। अगर आपने ढंग से समझ लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद भी क्लास में होगा। 100% नहीं तो 80%, 70% याद भी क्लास में होगा आपको इंशाल्लाह, बस आप ढंग से सुनो और समझ लो। सही? तो देखो हमने क्या कहा सर, चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ेगी, कमिश्नर चाहे तो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है और चाहे तो अप्रूवल के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है, और पहले दी हुई अप्रूवल को विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन क्या देगा वो? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। चेंज्ड टैक्स ईयर इफेक्टिव होगा कब से? जब से जो भी डेट स्पेसिफाइड होगी ऑर्डर में। अगर तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या पहले दी गई कोई अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है तो टैक्स पेयर कैन फाइल रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड, यानी चेयरमैन एफबीआर, एंड बोर्ड्स डिसीजन विल बी फाइनल। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये खोल लेता हूँ, अब आप जरा इसको रीड कर लो। इन एडिशन टू अबव द टैक्स पेयर मे गेट परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल इनकम ईयर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। टैक्स पेयर चाहे तो स्पेशल ईयर ऑप्ट कर सकता है, लेकिन ये कंडीशंस उसको फुलफिल करना पड़ेंगी। अब ये जो कंडीशंस उसको फुलफिल करना पड़ेंगी ये मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है। 2 मिनट आप लोग लेकर खुद इसको पहले रीड कर रहे हैं, फिर मैं रीड करूँगा। कैसे पढ़ा जा रहा है? पढ़ लो। A person may apply to commissioner for change of tax year from normal to special tax year और from special to normal, लेकिन मैंने आपको बताया स्पेशल से स्पेशल भी चेंज होता है। And the same can be granted subject to any conditions that may be imposed by the commissioner. The commissioner shall grant permission subject to conditions if any, as the commissioner may impose only if the person has shown compelling need. A change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. Order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date, being the first day of the special tax year or normal tax year, as the case may be specified in the order. A person dissatisfied with the order may file a review application with the board against the decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same, and the decision by the board on such application shall be final. क्या यही पढ़ाया था मैंने आपको? याद हो गया? 2-3 दफ़ा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। सही है? ढंग से सुन लोगे तो भी याद हो जाएगा आपको अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आपको समझ भी आ गया अल्लाह के हुक्म से। अच्छा,
अब देखो ये दो सवाल लिखे हुए हैं, पास्ट पेपर में आए हैं सितंबर 2007 और मार्च 2013। ये मैंने आपके लिए दो लिखे हैं सिर्फ, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा दफ़ा आया है। मुझे पता नहीं है इसके अंदर ऐसा क्या है, चेंज इन टैक्स ईयर के प्रोसीजर में ऐसा क्या है मुझे नहीं पता। एग्जामिनर ने कितनी दफ़ा पूछा हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर। शायद एग्जामिनर चाहता है आप पास हो जाओ, शायद एग्जामिनर चाहता है आपको आसान चीज़ दे के आपको आसान मार्क्स दे दिए जाएँ, लेकिन हमारे बच्चे इतने बेवकूफ़ हैं, वो बोलते हैं सर ये तो थ्योरी आ गई। अरे भाई थ्योरी आ गई, कोई बम का गोला तो नहीं आ गया ना भाई। थ्योरी आई है तो तुझे पास कराने के लिए ही आई है, थ्योरी आई है तो आसान ही आई है, थ्योरी आई है तो तेरे कोर्स में से ही आई है, तो तुझे मौत क्यों पड़ रही है थ्योरी आई है तो भाई। सर लेकिन थ्योरी आई है तो थ्योरी आ गई तो थोड़ी शर्म भी आ जाती तो पेपर पास हो जाता। ठीक है, तो थ्योरी को आपको याद करना पड़ेगा माजरत के साथ। कुछ भी कर लो, मैं समझा सकता हूँ, आपके दिमाग में बिठा सकता हूँ, लेकिन याद तो आपको ही करना है। सही है, हाँ। लेकिन जो अच्छे से समझ लेगा, मैं आपको फिर यही कहूँ, जैसे लास्ट टाइम का मैंने पेपर आपसे रन थ्रू करवाया था, मैंने कहा था 5 नंबर का आया वर्ड एक्सप्लेन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब किसी को स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन याद भी ना हो तो भी एग्जाम्पल देकर मैंने बोर्ड के ऊपर इतना कुछ समझाया था कि अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ भी आ चुका होगा ना तो भी वो 5 में से 3 साढ़े 3 मार्क्स ले लेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो कहने का मकसद ये है कि योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर अटेंशन, योर फोकस, दीज आर द की टू सक्सेस। दीज आर द की टू सक्सेस। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें रखी पूरा सेशन, इंशाल्लाह आपका पेपर पास है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आप ये देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। One of your clients is a subsidiary of a foreign company. आपका कोई क्लाइंट है, वो फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, and he wants to change its accounting year from June 30 to December 31st as the income year of its parent company ends on 31st. Advise the client about the requirements of income tax ordinance regarding the change in tax year from normal to special। तो लिख लोगे अभी स्टार्ट कैसे करेंगे। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट ऐसे करते हैं, उसको थोड़ा सा कोशिश करो, अगर ये लिंक हो सकता है ना क्वेश्चन से तो लिंक किया करो। मिसाल के तौर पर क्लाइंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। द client will be advised to follow below procedure for change of tax year so that it coincide with the tax year of the parent company। ये दो अंग्रेजी की जुमले लिख सकते हो कि मैं क्लाइंट को एडवाइस करूंगा कि वो बिलो प्रोसीजर फॉलो कर ले ताकि उसका जो टैक्स ईयर है वो फॉरेन कंपनी के टैक्स अकाउंटिंग ईयर से टैक्स ईयर से मैच कर दे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं आपने ठक करके लिखना शुरू कर दिया, एक लाइन लिख के कनेक्ट कर दिया करो क्वेश्चन से। मार्च 2013 देखो इंस्पायर्ड। अच्छा, क्वेश्चन रीड करने का तरीका ये होता है, पहले आप रिक्वायरमेंट रीड कर लो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन इतने छोटे से होते हैं कैफ 2 के अंदर कि अगर आप क्वेश्चन रीड करने के बाद भी रिक्वायरमेंट रीड करो तो मसला नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन तरीका ये होता है कि आप पहले क्या रीड करो, रिक्वायरमेंट। Advise IPL about the requirements of income tax ordinance regarding the change of tax year from normal to special. Inspired Pakistan Limited wants to change its accounting year from 30 June to 31 December as the income of its parent company in USA ends on 31 December. तरीका वही हम कहेंगे, Inspired Pakistan Limited is advised to follow the below procedure for the change in tax year। और उसके बाद फिर टक 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 लिख देना जो लिखना है आपको। मुश्किल बात है, आसान बात है, आसान बातें हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बातें सबको समझ आती हैं? गुड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होने वाला है। तो टैक्स ईयर का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, 3 तरह के टैक्स ईयर का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब टैक्स ईयर के बाद हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। जी बेटा, बुलेट्स में लिखो, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखो। बुलेट्स में लिखा हुआ है ना, देखो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसका आंसर इसी तरह लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बुलेट्स के अंदर। पैराग्राफ में ब्रेक कर दो। बच्चे क्या करते हैं, एक ही पैराग्राफ लिखते हैं इतना बड़ा शैतान की आंख की तरह, उसमें पता ही नहीं चलता क्या बात कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, मिक्सअप हो इतनी सारी बातें। मैं आपको ड्राफ्टिंग के तरीका भी सिखाऊंगा। देखो कैपिटल गेन अभी और भी ड्राफ्टिंग आएगी, अभी इसी चैप्टर के अंदर और भी ड्राफ्टिंग आएगी, और वही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फास्ट पेपर के बहुत सारे सवाल हैं, हम करेंगे। तो
तो कहने का मकसद ये है कि जब आप ड्राफ्टिंग करते हो और एक ही पैराग्राफ के अंदर सब चीज़ें ठूसने की कोशिश करते हो तो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है, एग्जामिनर के लिए मार्क्स देना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये किया करो, ब्रेक डाउन योर आंसर इन शॉर्ट पैराज। शॉर्ट पैराज बोल रहा हूँ मैं, बुलेट का मतलब ऐसा नहीं तीर का निशान जैसे मैंने यहाँ बना दिए, बुलेट पॉइंट्स तो इसको बोलते हैं। ये इस तरह आंसर नहीं लिखना आपने इस सेंटेंस को पूरा करना है। जब आप इस सेंटेंस को पूरा करोगे तो एक पैराग्राफ टाइप बन जाएगा 2 लाइन का, एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, एक कंप्लीट पैराग्राफ बनेगा। वो 2 लाइन का पैराग्राफ होगा, 3 लाइन का पैराग्राफ होगा। ये बुलेट आपने ब्रेक कर देने हैं पैराग्राफ की फॉर्म में। हर ढंग की बात इज अ सेपरेट पैरा। मेक शॉर्ट पैराज, डोंट मेक लॉन्ग पैराज, so that it is easier for the examiner to give you marks. आपने एक पैरा में एक बात वैलिड लिख ली, ढंग की लिख दी, अब एग्जामिनर के लिए 1 मार्क देना आसान हो गया। दूसरे पैरा में दूसरी बात ढंग की लिख दी, दूसरा मार्क देना आसान हो गया। आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा 1 सफ़े का, उसमें फुल स्टॉप भी ढूंढने से नहीं मिल रहा, तो एग्जामिनर परेशान है ये बात खत्म कब होगी। सफ़ा पलटाया तो बात तो खत्म हो चुकी थी, 1 सफ़े के अंदर ही सब ठूसा हुआ था। अब एग्जामिनर ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स। आपने मुश्किल कर दी ना ज़िंदगी उसके लिए, वो गुस्से में आके 1 मार्क काट लेगा आपका। इसको तमीज़ ही नहीं है। तो थोड़ा सा ज़रा ड्राफ्टिंग करना, मुनासिब ड्राफ्टिंग करना सीख लो, सही। और राइटिंग बहुत गंदी ना करो प्लीज़। स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या राइटिंग गंदी करेंगे तो क्या मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर? नहीं, राइटिंग गंदी करने के मार्क्स नहीं कटते, लेकिन मार्क्स मिलते तब हैं जब राइटिंग समझ आती है। 2 अलग बातें हैं। गंदी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते, लेकिन मार्क्स मिलते ही तब हैं जब आपका लिखा हुआ एग्जामिनर को समझ आता है। तो समझ तो आया एग्जामिनर को। अगर आपका लिखा हुआ एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा तो क्या वो खाक मार्क्स देगा? नहीं सर, लेकिन मेरे नीयत ये थी, मैंने जो लिखा उसके पीछे मेरी इंटेंशन ये थी। मैंने बोला दिलों का हाल तो फिर अल्लाह जानता है, उसके लिए वही आपको आखिरत का इंतज़ार करना पड़ेगा। सही है भाई? आयो रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, अब रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे हम, और रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे 3 पर्सन्स का पढ़ेंगे। 3 पर्सन्स कौन थे? इंडिविजुअल, ईओपी और कंपनी। ये 3 ही पर्सन्स हैं हमारी तवज्जो का मरकज़ और महवर। इंडिविजुअल, ईओपी और कंपनी, जिसके अंदर हम ज़्यादा बातें तकरीबन पूरे टैक्स के अंदर इंडिविजुअल और ईओपी के बारे में करेंगे। कंपनी के बारे में हम बहुत कम बातें करेंगे, इसलिए क्योंकि कंपनी सीए फाइनल के अंदर कंपनी की टैक्सेशन आती है। यहाँ पर बिल्कुल मामूली मामूली नन्ही मुन्नी छोटी छोटी बातें कंपनी की आएंगी, कंपनी की ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं आएंगी सीए इंटर में, ये सारी सीए फाइनल में आएंगी। तो सर सीए इंटर में क्या बातें आएंगी? कंपनी इंडिविजुअल और ईओपी से रिलेटेड बातें ज़्यादा आएंगी। लेकिन जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे तो इसमें कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ आएंगी वहाँ वहाँ आएंगी, जहाँ जहाँ नहीं आएंगी वहाँ वहाँ नहीं आएंगी। भाई हमें क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का भी पढ़ेंगे, फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस एओपी का भी पढ़ेंगे, फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का भी पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं सर, ये होता क्या है? अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये होता क्या है, इससे हमें करने क्या वाले हैं? इस स्टेटस को पढ़कर हम ये पता लगाने वाले हैं कि कब कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा और कब कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट होगा। क्या वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा? तीसरी कोई चीज़ नहीं है, क्या वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। सर रेजिडेंट होने से क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होने से क्या होगा? हमने कहा ये अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप। लेकिन पहले हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये रेजिडेंट है या ये नॉन रेजिडेंट है। क्यों पता लगाएंगे? अगला स्टेप है, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सर आम जुबान में, आम हालात में जब हम कहते हैं कि कोई बंदा कहीं का रेजिडेंट है, कोई बंदा कहीं का रिहायशी है, तो हम आम तौर पर उसकी बिलोंगिंग बता रहे होते हैं, उसकी एसोसिएशन बता रहे होते हैं उस इलाके से, उस शहर से, उस मुल्क से, ऐसा ही।
मिसाल के तौर पर मैं आपसे इजी से पूछूं भाई आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आप कह सकते हो सर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का रेजिडेंट हूँ। नहीं मैं तो आपसे सिटी पूछ रहा हूँ। हाँ सर मैं कराची का रेजिडेंट हूँ। अरे नहीं मैं तो आपसे कंट्री पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा सर मैं तो पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ। यही होता है आमतौर पर। तो रेजिडेंट से मुराद क्या होता है, आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ के रिहायशी हो, कहाँ से आपका ताल्लुक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और कहाँ से आपका कनेक्शन है, कहाँ से आपका कनेक्शन है, कहाँ से आपका कनेक्शन है। तो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस आम हालात और आम जुबान में भी आपके कनेक्शन को शो करता है, आपके लिंक को शो करता है। लिंक टू योर सोसाइटी, लिंक टू योर सिटी, लिंक टू योर कंट्री, इसको शो करता है। तो यहाँ पर भी रेजिडेंशियल स्टेटस आपके लिंक को ही शो करेगा, आपके लिंक को ही शो करेगा। अगर मैं कहूँगा रेजिडेंट है सर, क्या पाकिस्तान में रेजिडेंट है, इसका मतलब पाकिस्तान से उसका एक स्ट्रॉन्ग लिंक शो हो गया, बॉन्ड शो हो गया। नॉन रेजिडेंट है तो भाई अब पाकिस्तान से उसका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो नहीं होगा। तो सर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो होगा तो टैक्स के उसूल कुछ अलग हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, रेजिडेंट नहीं है, तो फिर हम उसके लिए टैक्स के उसूल को चेंज करेंगे। बात समझ आ गई? अब वो उसूल क्या होंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि रेजिडेंट कब बनेगा और नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, क्या क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है। क्या ये बात सबको समझ आती है? गुड, अच्छी बात है। अगर आपको ये बातें सारी समझ आ रही हैं तो अगर आप बुरा ना मानो, जो कि आप बिल्कुल नहीं मानोगे, क्यों मानोगे बुरा? ठीक, चलो अब आ जाओ। अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मैं ये चाह रहा था कि मैं अपनी CA फाइनल की एनोटेशन फाइल से मैंने नोटिंग शॉटिंग की हुई थी, वो कॉपी कर लेता, शॉर्टकट मार लेता मैं, लेकिन मुझे मिल नहीं रही वो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे नोटिंग, कोई मसले की बात नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस, असल में इसका मैं एक चार्ट बनवाता हूँ, वो मैं चार्ट अभी बना रहा हूँ आपके सामने, सही है। रेजिडेंशियल स्टेटस, आ जाओ चार्ट बनाएंगे हम उसको। अच्छा, तो सबसे पहले मैं पहला पैराग्राफ रीड करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को चार्ट बनवाता हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पसेस, मैं रीड कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पसेस has nothing to do with the nationality or domicile, has nothing to do with the nationality or, इसका मतलब ये है कि सर किसी की नेशनैलिटी का इस बात से ताल्लुक नहीं है कि वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ये क्या बात हो गई? हमने कहा इसलिए क्योंकि ये जो रेजिडेंट स्टेटस या ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस की कहानियां और बातें हम कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं फॉर टैक्स पर्पसेस। ये कोई वीजा पर्पस के लिए नहीं है, ये कोई रेजिडेंस देने के लिए नहीं है, ये कोई उसको पासपोर्ट देने के लिए नहीं है, ये तो सर टैक्स पर्पसेस के लिए हम पता कर रहे हैं कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सर इसका ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है, इसका ताल्लुक डोमिसाइल से नहीं है, किस से है इसका ताल्लुक? हमने कहा इसका ताल्लुक है the residential status is based on number of days of physical presence in पाकिस्तान के अंदर कितने दिन उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, कितने दिन वो फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद है, फिजिकली प्रेजेंट है, हमें गिनने होंगे, दिन गिनने होंगे, दिन की काउंटिंग करनी होगी। Therefore a foreigner may be a resident person, तो फॉरेनर पर्सन भी रेजिडेंट हो सकता है। इसका मतलब सर चाइनीज है, और अगर चाइनीज ने पाकिस्तान में ज़्यादा दिन गुजार लिए तो हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे? रेजिडेंट। और है तो पाकिस्तानी, नाम है असलम अब्दुल्ला अहमद, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसने अगर कम दिन गुजारे, 10 दिन गुजारे, 20 दिन गुजारे, अभी दिन देख लेंगे कितने दिन कम दिन गुजारे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये कौन है? नॉन रेजिडेंट। हालांकि उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है सर, लेकिन हम टैक्स पर्पस के लिए ये डिसाइड कर रहे हैं कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, हम कोई उसको नेशनैलिटी देने के लिए नहीं डिसाइड कर रहे। बात समझ आ रही? So a foreigner may be a resident person and a Pakistani national may be a non-resident person for tax purposes. A person may be resident in a tax year and non-resident in the next tax year. ऐसा हो सकता है कि टैक्स ईयर 2024 में तो वो रेजिडेंट है और टैक्स ईयर 2025 में वो क्या है? नॉन रेजिडेंट। तो सर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स ईयर के हिसाब से देखना होगा। हमने कहा जी टैक्स ईयर के हिसाब से देखना होगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं देखना होगा। किसके हिसाब से देखना होगा? टैक्स ईयर के हिसाब से, कि इस टैक्स ईयर में क्या है रेजिडेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए है, मिस्टर अहमद है, वो टैक्स ईयर 24 में रेजिडेंट है, टैक्स ईयर 25 में नॉन रेजिडेंट है। सिंपल।
लेकिन अगर मैं पासपोर्ट और नेशनैलिटी की बात करूं तो ऐसा नहीं होता भाई, जो पाकिस्तानी नेशनल है वो पिछले साल भी पाकिस्तानी नेशनल होगा, वो इस साल भी पाकिस्तानी नेशनल होगा। लेकिन ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये टैक्स पर्पस के लिए, तो हम जितनी भी बातें करेंगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये टैक्स पर्पस के लिए बातें हो रही हैं। तो यहाँ तक की बात सबको समझ आती है? डेज के ऊपर बातें करेंगे हम, डेज के ऊपर। अच्छा भाई सर इसका चार्ट बनवा दें, फिर अभी बना लेते हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 183 or more days, physical presence of 183 or more days in a tax year। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि 183 or more days, अगर मैं ये बोलूं, सुनो गौर से सुनना, गौर से सुनो, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं जो मैंने लिखा है। 183 or more days in a tax year, या मैं ये बोलूं या बोलूं more than 182 days, क्या दोनों में कोई फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैं कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी ज़ुबान को मत पकड़ना। मेरी ज़ुबान से कभी निकल गया यार ये more than 182 days इसके पाकिस्तान में है, इसका मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि 183 या उससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में है। एक ही बात है, दोनों बातें एक ही, सही। तो हमने कहा सर अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? हमने कहा फिर तो देखो, फिर हो जाएगा ये क्या, रेजिडेंट फिर हो जाएगा रेजिडेंट। अच्छा सर लेकिन एक और बात बताएं, अगर तो लेस देन 183 डेज है, अगर क्या है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लेस देन 183 डेज, लेस देन 183 डेज, अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा हमने कहा ये बताओ, सुनना गौर से सुनना, ये बताओ क्या ये सिटीजन है? हमने कहा सर नॉन सिटीजन है। कौन है? नॉन सिटीजन है। अच्छा अगर नॉन सिटीजन है तो फिर तो ये पक्का ठक्का क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगा ये? जी ऑरेंज वाला आपको ना भी नजर आए तो आपको मसला नहीं है, मैंने इसमें लिखा है नॉन रेजिडेंट, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं भी आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, बाकी आपके पास कॉपी तो ये है ही ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अगर फिजिकल प्रेजेंस 183 से कम डेज की है और अगर है कौन? नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन से मुराद चाइनीज है, चाइनीज सिटीजन, चाइना का सिटीजन है, यूएस का सिटीजन है, पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, और उसके जो फिजिकल प्रेजेंस के दिन हैं कितने से कम है? हमने कहा वो हमेशा हमेशा ही क्या रहेगा? नॉन रेजिडेंट, उसका कोई चांस नहीं है वो रेजिडेंट हो पाए, सही। लेकिन अगर तो वो सिटीजन है, अगर वो कौन है? अगर हमने कहा कि वो गलती से हो गया सिटीजन, अगर तो वो कौन हो गया भाई? हमने कहा सर अब हो गया ये सिटीजन, तो सर क्या इसके लिए अहकामात अलग होंगे? इसके लिए क्या अहकामात अलग होंगे? हमने कहा जी इसके लिए अहकामात थोड़े से अलग होंगे। अच्छा सर क्या अहकामात होंगे इसके? हमने कहा अच्छा सबसे पहले हम ये देखेंगे
और से देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पसेस इन एनी अदर कंट्री। क्या वो टैक्स पर्पसेस के लिए किसी और कंट्री में रेजिडेंट है? चेक करेंगे, हम चेक करेंगे। निका सर जी है, यस है। तो हमने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो ये नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान हो जाएगा। यानी अगर वो किसी और कंट्री में सिटीजन है, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके पास, पाकिस्तान का नेशनल है, पाकिस्तान का सिटीजन है, और उसने टैक्स ईयर में 183 दिन से कम गुजारे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्या वो किसी कंट्री के अंदर टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है, किसी और कंट्री में रेजिडेंट है। क्योंकि जिस तरह हमारा यहाँ पर 183 डेज का क्राइटेरिया है, तो बाकी कंट्रीज में भी ऐसा क्राइटेरिया होगा। क्या ख्याल है? तो क्या ये किसी और कंट्री में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है? हमने कहा जी सर है, यूके में है, यूएस में है, चाइना में है। हमने कहा अच्छा है तो फिर ठीक है, फिर हम इसको क्या बोल देंगे, पाकिस्तान के लिए ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है। लेकिन तो अगर गलती से हमें पता लगा कि ये वहाँ वालों के लिए रेजिडेंट नहीं है, ये मुर्गा अभी किसी के पकड़ में नहीं आया है, तो पाकिस्तान वालों ने बोला अब कोई और तीर चलाना पड़ेगा। तीर ही तीर चला रहे हैं हम, अब क्या तीर चलाना पड़ेगा देख लेते हैं भाई। हमने कहा नहीं भाई रेजिडेंट तो नहीं है, भाई रेजिडेंट तो नहीं है। अच्छा भाई फिर एक काम करो भाई, एक और चीज़ चेक करो ज़रा। सर अब क्या चीज़ चेक करें? हमने कहा भाई ये चीज़ चेक करो, ये चीज़ चेक करो कि क्या ये फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 183 or more days in any other specific country। क्या चेक करो? हमने कहा ये चेक करो कि ठीक है इसके पाकिस्तान में तो 183 या उससे ज़्यादा दिन नहीं हैं, तो यूएस में होंगे, यूके में होंगे, कहीं और होंगे। तो पहले ये चेक करो कि क्या वहाँ पे कहीं रेजिडेंट तो नहीं है किसी और मुल्क के अंदर। हमने कहा नहीं सर रेजिडेंट नहीं है। अच्छा अब एक और चीज़ चेक करो, अगर रेजिडेंट नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि उसने किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में 183 या उससे ज़्यादा दिन गुजारे हों। हमने कहा जी सर, इसने 190 डेज इसने मलेशिया में गुजारे हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम इसको रेजिडेंट नहीं बोलेंगे, फिर ये उनका बाशिंदा हुआ, उनको लेने दो टैक्स। अभी लेने दो टैक्स, ना लेने दो टैक्स की बात नहीं है, वो ये वहाँ का रेजिडेंट हो जाए। हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या उसके जो फिजिकल प्रेजेंस के दिन हैं किसी और स्पेसिफिक किसी एक कंट्री के अंदर 183 या उससे ज़्यादा दिन तो नहीं है। हमने कहा सर अगर हैं, अगर हैं, यस अगर तो हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अगर ये हैं तो फिर हमने कहा कि सर ये हो जाएगा नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। अच्छा नहीं, कलर के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। तो हमने कहा था इसको ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर टैक्स पर्पसेस। मैंने आपको चार्ट बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, सही है ना? फिर हम रीड करेंगे तो आपको समझ आ चुका होगा ये। अब रीड करना इज सेकेंडरी। और हमने कहा कि अगर तो
इसके 183 या उससे ज़्यादा डेज नहीं हैं, अगर इसके 183 या उससे ज़्यादा डेज नहीं हैं तो हमने कहा फिर ये क्या बन जाएगा, बोल दो। वेरी गुड, ये बन जाएगा रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, ये चार्ट आ गया, ये आपके पास एक नज़र में चार्ट आ गया आपके पास। ठीक है, वही बात, क्या चार्ट है मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सबको नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, बस जितना भी आ रहा है, फाइल तो है ना आपके पास, मैं रीड कर रहा हूँ। हमने कहा सर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसकी फिजिकल प्रेजेंस 183 या उससे ज़्यादा दिन की पाकिस्तान में है। फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान ना, ये ऑब्वियस बात है, इन पाकिस्तान की बात हो रही है। फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान ऑफ 183 और मोर डेज इन अ टैक्स ईयर। अगर तो 183 या उससे ज़्यादा दिन हो गए हैं तो फिर तो दूसरी चीज़ सोचाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो पक्का ठक्का क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। हमने कहा सर 183 डेज नहीं हुए हैं तो उसके लिए तमाशे ज़्यादा हैं। अगर 183 डेज नहीं हुए हैं और नॉन सिटीजन है, चाइनीज नेशनल है, यूएस नेशनल है, तो भी मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। सारे तमाशे और मसले किसमें है, अगर तो सिटीजन है और 183 से कम डेज पाकिस्तान में है, सिटीजन भी है और 183 से कम डेज भी हैं पाकिस्तान में, तो हमने कहा अब थोड़ा सा इसको हमें खंगालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं किसी तरह से इसको रेजिडेंट बना दें, साले को जाने ना दें, पकड़ लें इसको। बात समझ रहे हो आप? अच्छा भाई, तो क्या करेंगे हम पे, सिटीजन है जी, सिटीजन है, सिटीजन है तो ये चेक करो कि क्या ये रेजिडेंट है किसी और कंट्री में फॉर टैक्स पर्पसेस। हमने कहा जी सर रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। फिर हमने कहा इसको जाने दो, अच्छा लेकिन ये किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है, तो हमने कहा एक और चीज चेक करो, क्या इसकी किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में 183 या उससे ज्यादा दिन की फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है। हमने कहा सर है, फिजिकल प्रेजेंस है किसी और कंट्री में, किसी एक कंट्री में 183 या उससे ज्यादा डेज की फिजिकल प्रेजेंस है। तो हमने कहा फिर इसको जाने दो, पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, ये नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में 183 डेज से ज्यादा की फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, क्या ये बात सबको समझ आ गई? देखो यही बात लिखी हुई है थ्योरी के अंदर, मैं थोड़ा चार्ट की फॉर्म में बना दिया। फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान, फिजिकल स्टे इन अ टैक्स ईयर इन पाकिस्तान 0 से 182 डेज, 0 से 182 डेज, तो ये क्या हो जाएगा 183 और मोर डेज इक्वल और मोर देन 50% ऑफ डेज इन अ ईयर, क्या बन जाएगा ये, रेजिडेंट। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, तो फिर वो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको चार्ट की मदद से ज्यादा समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बात सब क्लियर होती? आखिरी बात रेजिडेंशियल स्टेटस की, अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको बाहर पोस्ट किया हुआ है, क्या किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो डेली वो होते हैं, सफ़ीर होते हैं, सफ़ीर जो पाकिस्तानी सफ़ीर होता है सऊदीया के अंदर, पाकिस्तानी सफ़ीर यूएस के अंदर, ठीक है, तो फॉरेन ऑफिस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पाकिस्तान ने वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ होता है, ठीक है। तो अब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर उसको बाहर पोस्ट किया हुआ है, तो अब तो वो पूरा साल के पूरे हो सकते हैं 365 में से 300 दिन कहाँ रहता होगा, वो यूएस में रहता होगा, तो 300 के 300 दिन मलेशिया में रहता होगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का सफ़ीर है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको बाहर के फॉरेन ऑफिस में तैनात किया हुआ है रिलेशनशिप्स के लिए। सैलरी कौन देता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है, बात समझ आ रही है। और वो पाकिस्तान के सिफारत खाने में काम कर रहा है यूएस में,
यूके में। फिजिकली तो पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं है वो सर, फिर क्या करें? हमने कहा ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो पोस्टेड अब्रॉड हो, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाहर पोस्ट किया हुआ हो, वो हमेशा ही क्या होगा? रेजिडेंट होगा, और उसका फिजिकल स्टे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ती है? गुड जी। तो वो भी यहाँ पे रेजिडेंट नहीं होता, फिर रेसिप्रोकल लॉज होते हैं जी। पता नहीं, मैंने अभी बात ही नहीं करी है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने से टैक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो बात की बात है, अभी उससे कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ एक बात को जहन में बिठाओ कि रेजिडेंट कब होगा, नॉन रेजिडेंट कब होगा, फिर सारी बातें बाद में आएंगी कि रेजिडेंट होने से क्या होगा, रेजिडेंट ना होने से क्या होगा, दुबई में होगा तो क्या होगा, यूके में होगा तो क्या होगा, सब आ रहा है। लेकिन अभी एक चीज़ पक्की कर लो, क्या? ये डिसाइड करना कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, फिर उसके बाद क्या होगा वो बात की कहानी है। क्या बात आपको समझ आती है? अभी हमने ये भी पूरा नहीं पढ़ा कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस आप निकालोगे। असल इंटरेस्टिंग बात तो अब आ रही है। तो सर हम कैसे निकालेंगे ये डेज हम कैसे निकालेंगे कि कौन कितने दिन पाकिस्तान में रहा, कौन कितने दिन पाकिस्तान में नहीं रहा, ये कैसे निकलेंगे डेज? काउंटिंग करनी पड़ेगी उंगलियों पे काउंटिंग करना पड़ेगी, उंगलियों पे काउंटिंग करना पड़ेगी। और जब उंगलियों पे काउंटिंग कैसे होगी, ये मैं एक दफ़ा आपको सिखा देता हूँ, बचपन में स्कूल में टीचर ने सिखाया होगा आपको, अभी मैं फिर सिखा रहा हूँ आपको। और ऐसे ही काउंटिंग करना होगी आपको, सही है? डेज़ की काउंटिंग करना होगी। डेज़ की काउंटिंग का तरीका ये होता है कि हर महीने में दिन कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आप अपनी अगर मुट्ठी को बंद करेंगे, जिसकी पूरी पांचों उंगलियां सलामत हैं वो तो ठीक कैलकुलेट कर सकेगा, जिसकी एक आध इधर उधर तो उसको थोड़ा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा खैर, तो ये आपने मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी जैसे ही आप बंद करेंगे तो चार उंगलियों के पीछे आपकी चार हड्डियां उभर जाएंगी, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना, हड्डियां उभर गई। अच्छा अब देखो, सबसे पहले ये जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, ये पहली हड्डी उभरी हुई है ना। कंसिडर दिस एज द मंथ ऑफ जनवरी, दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी। उभरी हुई हड्डी है, इसका मतलब ये 31 का महीना है, 31 दिन का महीना है, ठीक है। फिर दो हड्डियों के बीच में जो गैप है, कंसिडर इट एज फेब्रुअरी। फेब्रुअरी तो सबको पता होता है कि 28 का महीना है अंटिल इट्स अ लीप ईयर, तो 28, 31, 28। फिर तीसरी उभरी हुई हड्डी मार्च, जो उभरी हुई हड्डी है वो 31 का महीना है, मार्च। फिर उसके बाद जो गैप है, अप्रैल 30, मई 31, उभरी हुई हड्डी 31, फिर गैप 30, जून, फिर उभरी हुई हड्डी जुलाई 31, फिर वापस से काउंटिंग शुरू होगी, फिर उभरी हुई हड्डी आ गई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। बात समझ आ गई सबको? बात समझ आ गई? एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ, ज़हन में रखो। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आया ही 1 जनवरी से, कब से? तो टैक्स ईयर तो 30 जून तो ख़त्म हो जाता है। सुनो, मिसाल ले रहा हूँ, गौर से सुनना सब बात को, मेरी बात को सब गौर से सुनेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये टैक्स ईयर की टाइमलाइन है, सही है? ये टैक्स ईयर की टाइमलाइन है, और टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है कब से बोलो? हमने कहा सर 1 जुलाई से, मिसाल ले रहा हूँ, 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कब हो रहा मेरे बच्चों? 30 जून 2026 को ख़त्म हो रहा है, सही हो गई बात? अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि ये है यहाँ पर ईयर आधा हो रहा है। अच्छा, मुझे अगर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो मुझे दिन, कौन से दिन काउंट करने पड़ेंगे? मुझे ये दिन काउंट करने पड़ेंगे कि इस साल में कितने दिन वो पाकिस्तान में रहा बंदा, मिस्टर ए, इस ड्यूरेशन में कितने दिन पाकिस्तान में रहा, ऐसा ही है?
मैं अगर आपको कहता हूँ कि मिस्टर असलम पाकिस्तान में आया 1 जनवरी को। कब आया वो? 1 जनवरी को मिस्टर असलम पाकिस्तान में आया। बस, और मैंने कुछ नहीं बताया आपको। 1 जनवरी को मिस्टर असलम पाकिस्तान में आया। कि मिस्टर रॉबर्ट कर लो, क्योंकि मिस्टर असलम बोलूँगा तो तुम बोलोगे सर सिटीज़न है, नॉन सिटीज़न है, 10 सवाल पूछोगे मुझसे। मिस्टर रॉबर्ट सिटीज़न नहीं है, चलो नाम से ज़ाहिर है। अच्छा, वो 1 जनवरी 2026 को पाकिस्तान में आ गया। मैं बग़ैर कैलकुलेशन के ये बोल सकता हूँ कि सर इसके पाकिस्तान में सिर्फ 181 डेज़ हुए हैं। अब मुझे उंगली पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट हाफ है, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ये जो दिन होते हैं ये होते हैं 184 डेज़। और जो 1 जनवरी से 30 जून, गिन भी लो आप लोग, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो कुछ बच्चे गिन भी रहे हैं, अल्लाह सर ने उल्टा सीधा नहीं बता दिया कहीं। और अगर आप लोग 1 जन से 30 जून तक के दिन गिनोगे तो ये निकलेंगे 181 डेज़। तो कभी कभी सवाल में कोई ऐसी बात आएगी तो मैं आपको फ़ौरन से बोलूँगा ये देखो ये तो रेजिडेंट ही नहीं है, क्यों, ये तो 1 जनवरी से आया है, इसके तो 183 डेज़ हो ही नहीं सकते, 181 डेज़ ही होंगे इसके। क्या बात समझ आ रही है? या मैं शॉर्टकट कैलकुलेशन कर लूँगा, 184 - 2 184 - 3 कर लूँगा, तो आप परेशान हो जाओगे सर ने क्या कर दिया। तो सर ने कुछ नहीं कर दिया, ये मैथमेटिक्स है, ये आपको भी करना चाहिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कितने डेज़ हैं और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में कितने डेज़ हैं। बस ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि बस एक रेफरेंस हो, नहीं भी आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये मैंने क्यों बताया। आगे चलो। तो डेज की काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। डेज की क्या करनी पड़ेगी आपको? काउंटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, डेज की काउंटिंग करने के लिए आपको एक रूल भी समझना पड़ेगा। आओ उस रूल को देख लेते हैं। रूल टू काउंट द डेज एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये रूल 14 है। तो किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना हो और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करनी हो तो इनकम टैक्स का कानून ऐसा है कि वो रूल्स में स्पेसिफाई करता है। तो जो डेज की काउंटिंग है उसका तरीका भी किसमें स्पेसिफाइड है? रूल्स में स्पेसिफाइड है। रूल 14, रूल टू काउंट डेज दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान बिकम्स वाइटल व्हेन अ पर्सन हैज फ्रीक्वेंट विजिट्स टू एंड फ्रॉम पाकिस्तान। अब मेरे और आपका जैसा बंदा जो पहले दिन भी पाकिस्तान में ही, दूसरे दिन भी पाकिस्तान में ही है और आखिरी दिन भी पाकिस्तान में ही है, उसके लिए काउंटिंग मसला नहीं है। हम बोलेंगे सर हमें उंगलियों पे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, हम 365 दिन किधर ही थे पाकिस्तान में, 4-5 दिन 6 दिन के लिए या 10-15 दिन के लिए उम्रा करने के लिए गए भी हैं, तो वो हमारी उंगलियों पर है, हमें उसके लिए गिनने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हैं ही पाकिस्तान के अंदर। तो ये काउंटिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? काउंटिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसकी एक बेगम यहाँ है, एक यूके में, जिसका एक बिज़नेस पाकिस्तान में है, छोटी मोटी डायमंड फैक्ट्री साउथ अफ्रीका के अंदर है, 4-5 उबर यूके में चल रही हैं, 5-6 फ्लैट उसके यूएस के अंदर है, वहाँ से किराया आ रहा है, ठीक है, 2-4 प्रोजेक्ट्स दुबई में चल रहे हैं, तो कभी वो यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अब बार बार उसके फ्रीक्वेंट विजिट्स हो रहे हैं, तब आपको डेज गिनने पड़ेंगे ना उसके लिए मसला होगा ये। मेरे और आपके जैसे सीधे साधे लोगों के लिए मसला नहीं है। तो डेज की काउंटिंग सर ऐसे लोगों के लिए कैसे की जाए, आओ देखते हैं। Rule to count the days that an individual is present in Pakistan becomes vital when a person has frequent visits to or from Pakistan. Rule 14 of the income tax rules prescribes the procedure for counting days as under. ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जुमला इस सबसे इंपॉर्टेंट जुमला, part of the day that an individual is present in Pakistan will be counted as a whole day. थोड़ा सा दिन का हिस्सा भी अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है तो वो पूरा दिन किसकी काउंटिंग में आएगा? पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा, वो पाकिस्तान की डेज की काउंटिंग में आएगा। मिसाल देता हूँ मैं, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं उम्रा करने के लिए गया और मेरी फ़्लाइट पाकिस्तान में लैंड करी और मेरी फ़्लाइट पाकिस्तान में रात के 10 बजे लैंड करी। कब लैंड करी? रात के 10 बजे। दिन तो ख़त्म होने वाला है, दिन ख़त्म होने में तो 2 घंटे हैं, तो मैं तो पाकिस्तान के अंदर उस दिन सिर्फ कितने घंटे स्पेंड करूँगा? 2 घंटे स्पेंड करूँगा। मिसाल ले रहा हूँ 21 मार्च को फ़्लाइट
पाकिस्तान में लैंड करती है रात के 10 बजे और मैं रात के 10 बजे पाकिस्तान में लैंड करता हूँ, तो क्या 21 मार्च का दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द डे, चाहे 2 घंटे ही क्यों ना हो, चाहे 1 घंटे ही क्यों ना हो, मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हूँ, तो किसकी काउंटिंग में आएगा? सर लेकिन बाकी के 22 घंटे तो आप पाकिस्तान में नहीं थे। हमने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। बात सबको समझ आ गई? इसी तरह इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन ले लेता हूँ, वाइस वर्सा सिचुएशन ले लेता हूँ। रात के 3 बजे की फ्लाइट है, रात के 3 बजे की फ्लाइट है, रात के 3 बजे की फ्लाइट उम्रे के लिए रवाना होनी है, सही है? नया दिन लग गया, मैं रात के 3 बजे अगर फ्लाई कर जाता हूँ तो चलो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे रहा? 3 घंटे रहा उस दिन के अंदर, तो लेकिन क्या वो वाला दिन भी मेरा पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? जी आएगा। क्लियर है सबको? बातें क्लियर है? पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे, इंक्लूडिंग ये चीज़ें भी डेज की काउंटिंग में आएंगी और पाकिस्तान की काउंटिंग में ही आएंगी। क्या सर? आओ देखते हैं। डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, जिस दिन आप पाकिस्तान पहुंचोगे वो डे ऑफ अराइवल भी किसकी काउंटिंग में शुमार होगा? डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आप डिपार्ट कर रहे हो, तो जिस दिन आप डिपार्ट कर रहे हो वो दिन भी किसकी काउंटिंग में शुमार होगा? कोई बंदा पाकिस्तान आया, कोई बिजनेस पर्पस के लिए आया, किसी भी काम से आया और बीच में अगर पब्लिक हॉलीडे आ रही है तो क्या सर वो पब्लिक हॉलीडे भी काउंटिंग में आएगी? अच्छा ऐसी बात है, आएगी। डे ऑफ लीव, सर वो पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए काम से आया पाकिस्तान में और वो काम कर रहा था, तो ठीक है काम कर रहा था तो वो काम वाले दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में ही आएंगे क्योंकि वो फिजिकली तो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। लेकिन सर उसने जो है ना बाहर का खाना खा लिया ज़्यादा, उसका पेट खराब हो गया, उसके बाद उसको छुट्टी लेनी पड़ गई, तो लीव पर है, तो क्या वो भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? हमने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तानी काउंटिंग में आएगा। डे दैट इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज। कोई बंदा किसी काम से इस्लामाबाद आया, उसको बाहर की किसी कंपनी ने भेजा या वो अपने किसी मकसद के लिए इस्लामाबाद आया और जिस काम के लिए वो आया था उसका काम डिले हो गया क्योंकि पीटीआई वालों ने धरना दे दिया, मिसाल ले रहा हूँ मैं, हाँ जेयूआई वालों ने धरना दे दिया, अब रोड ब्लॉक हो गया, शहर बंद हो गया, काम नहीं हो पा रहा उसका, माल भी नहीं मिल रहा जो चीज़ें लेने के लिए वो आया था, तो इसके चक्कर में वो आया था 10 दिन के लिए, उसको 20 दिन रुकना पड़ गया। तो क्या वो जो 10 दिन एक्स्ट्रा रुका है ड्यू टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज इंटरप्टेड बिकॉज स्ट्राइक, लॉकआउट या डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, तो क्या वो दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे? जी पाकिस्तान की काउंटिंग में ही आएंगे। मिसाल के तौर पर आपका कज़न है, बाहर रहता है, वो किसी काम से पाकिस्तान आया, कुछ परचेजिंग करने के लिए, घर वालों से परचेजिंग करने के लिए आ गया या अपने किसी एसेट्स को देखने के लिए आ गया या अपने टेनेंट्स को डील करने के लिए आ गया, तो ठीक है वो जितने दिन आया वो पाकिस्तान की काउंटिंग में तो आएंगे, किसी भी काम से आया वो भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे। लेकिन जब उसने काम ख़त्म कर दिया और उसके बाद उसने कहा चलो नारान कागान हुंजा घूम फिर के आते हैं, हॉलीडे वगैरह वहाँ स्पेंड कर लेते हैं, तो क्या वो दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे? तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं आएंगे भाई, वो भी आएंगे। तो हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, तो एक्टिविटी वाले दिन तो आएंगे ही आएंगे। छुट्टियां गुजारने के लिए अगर हॉलीडे भी पाकिस्तान में गुजारी तो वो भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे। भाई किसकी काउंटिंग में आएंगे? मरीख की काउंटिंग में आएंगे, चांद की काउंटिंग में आएंगे। भाई है जब पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की काउंटिंग में आएंगे। बात समझ आ रही है? ज़बरदस्त। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें से किसी पॉइंट में कोई मसला नहीं है। असल जो समझने वाला पॉइंट है वो लास्ट वाला है। अ डे इन पाकिस्तान solely spent for the reason, solely by reason of being in transit। और से फिर से रीड कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अ डे इन पाकिस्तान solely by reason of being in transit does not count as a day present in Pakistan। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कोई बताया मुझे? हाँ कनेक्टिंग फ्लाइट, ठीक है, एक मतलब ये भी होता है इसका, बिल्कुल सही है। और
उसको ट्रांजिट कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यही बात है, ऐसी ही बात है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ऐसा कोई स्टे जो पाकिस्तान में हो गया, पाकिस्तान की सरजमीन पर हो गया, लेकिन वो क्यों हुआ? सर वो पर्पसफुली नहीं हुआ, वो पर्पसफुली नहीं हुआ, वो हुआ सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। क्या मतलब है भाई पर्पसफुली नहीं हुआ? ये क्या मतलब हुआ इसका? पर्पसफुली नहीं हुआ, सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट हुआ, इसका क्या मतलब है? सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब तो इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमारे स्टूडेंट ने बताया, हमारे दोस्त ने कहा कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स, कि जब मिसाल के तौर पर यहाँ से हम उम्रा करने के लिए भी जाते हैं सऊदी अरेबिया, और अगर कोई एमिरेट्स की फ़्लाइट ले ले या फ्लाई दुबई की फ़्लाइट ले ले, तो वो पहले आपको दुबई के अंदर रोकेगी, आपको दुबई में रुकना पड़ेगा। दुबई में रुकना पड़ेगा, मिसाल के तौर पर 8 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ेगा दुबई में, और उसके बाद फिर वो आपको लेके जाएगी मक्का या मदीना लेके जाएगी। सही। इसी तरह अगर आप एमिरेट्स या फ्लाई दुबई से वापसी पाकिस्तान में आए, तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह से कोई और, मिसाल ले रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा यूएस जा रहा है, तो हो सकता है कि वो फ़्लाइट बीच में पाकिस्तान में रुके, और वो फ़्लाइट बीच में पाकिस्तान में 4 घंटे का स्टे ले ले, हो सकता है ना। जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से यूएस, लेकिन वो फ़्लाइट बीच में रुक गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 5 घंटे के लिए वो फ़्लाइट रुक गई, तो क्या वो वाला दिन पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा? आंसर इज़ नो, नहीं आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आएगा। एक ये मतलब इसका। इसका दूसरा मतलब भी है, जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा लॉजिकल है और प्रैक्टिकली ज़्यादा अपीलिंग है, एप्लीकेबल है, वो समझाता हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं एक और बात समझाता हूँ आपको। डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, एक बंदा जो पाकिस्तान से डिपार्ट किया, मिसाल के तौर पर, मिसाल ले रहा हूँ मैं, फ़्लाइट है 12:30 बजे की। फ़्लाइट कितने बजे की है? 12 बजे की फ़्लाइट है। 12 बजे की, रात के 12 बजे की फ़्लाइट है, दिन चेंज हो रहा है। आप बोल रहे हो यार अब इसका दिन पाकिस्तान में लेना है कि नहीं लेना है? बंदा खड़ा कर दिया आपने, बोला देखो भाई प्लेन उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? उड़ चुका है, हवा में देखो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हमें तो देखना है भाई वो पाकिस्तान की सरजमीन पर है या बादलों में है या हवाओं में है। पाकिस्तान में डे काउंट कैसे करें उसका? तो पाकिस्तान में डे कैसे काउंट होगा? पार्ट ऑफ द डे कैसे काउंट होगा? क्या ऐसे काउंट होगा? हम ये देखेंगे कि वो जिस जहाज़ में बैठा है उसने आसमान की कौन सी हुदूद को पार कर लिया है, ये देखेंगे हम। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं देखते हम। पार्ट ऑफ द डे कैसे चेक करते हैं? पार्ट ऑफ द डे हम ऐसे चेक करते हैं कि जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वो इमिग्रेशन काउंटर से गुजरता है, और इमिग्रेशन काउंटर वाले उसके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाते हैं, एग्जिट का स्टैंप लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पर सुनना, मिसाल के तौर पर है फ़्लाइट रात के 1 बजे की। कितने बजे की फ़्लाइट है? रात 1 बजे की फ़्लाइट है। 1 बजे तो दिन चेंज हो जाता है, क्या ख्याल? मिसाल के तौर पर रात 1 बजे की फ़्लाइट है और दिन चेंज हो गया मार्च 16 मार्च रात 1 बजे की फ़्लाइट है। लेकिन क्या मैं रात 1 बजे जाऊंगा एयरपोर्ट? मैं एयरपोर्ट तो पहले पहुंच जाऊंगा, मैं तो 4-5 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। तो 16 मार्च रात 1 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं 15 मार्च रात 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। ऐसा है कि नहीं है? और मैं अपने पहले सामान की चेक इन करवाऊंगा, सामान का चेक इन करवा के फिर मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जाऊंगा। इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जाने में रात के बज गए 11। रात के कितने बज गए? 11 बज गए, 11:30 बज गए। तो जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर जाऊंगा, इमिग्रेशन काउंटर वाला एग्जिट का स्टैंप मारेगा। तो वो स्टैंप कौन सा मारेगा?
11:30 बजे, 15 मार्च 11:30। इसका मतलब कि इमिग्रेशन काउंटर वाला जब मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मारेगा तो जिस डेट का स्टैंप है इसका मतलब कि वो दिन मेरा पाकिस्तान में काउंट होगा, क्योंकि डे ऑफ डिपार्चर काउंट होगा। बात समझ आ रही? थोड़ा लेट हो गया एयरपोर्ट पहुंचने में, फ्लाइट तो रात के 1 बजे की है, मैं लेट हो गया। सामान का चेक इन वैक इन करवाने में उसने बोला सामान ज़्यादा है, सामान अंदर नहीं जा सकता, सामान कम करो, और वो सामान की छांटी करने के अंदर टाइम लग गया, लगेज ज़्यादा था। इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचने में टाइम लग गया। इमिग्रेशन काउंटर पर जब मैं पहुंचा तो हो रहे थे 12:15। इमिग्रेशन काउंटर वाले स्टैम्प कौन सा लगाएंगे? 16 मार्च रात के 12:15 टक। इसका मतलब कि अब मेरे पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन का जो स्टैंप है वो कौन सी डेट शो कर रहा है? 16 मार्च। इसका मतलब कि 16 मार्च मेरे पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगी, क्योंकि ये वो डेट है जो मेरी डेट ऑफ डिपार्चर कहलाएगी। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली क्या होता है। तो 16 मार्च मेरी डेट ऑफ डिपार्चर कहलाएगी। इसका मतलब कि मेरा डे ऑफ डिपार्चर क्या होगा? 16 मार्च। आर यू गेटिंग दिस? सबको बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि जब कोई बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करता है और वो कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से किसी कंट्री के अंदर स्टे करता है 5 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से वो एयरपोर्ट के ऊपर वेट करता है, स्टे करता है, तो दर हकीकत बात ये है कि उसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लगता ही नहीं है। अगर आप में से किसी ने ट्रैवल किया हो कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू, कितने बच्चों ने किया कनेक्टिंग फ्लाइट के थ्रू? कितने बच्चों ने किया? ऐसा याद पड़ता है इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप लगाओ? नहीं लगता। इमिग्रेशन काउंटर का तो स्टैंप लगता ही नहीं है। तो जब इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप ही नहीं लगता तो क्या आप उस कंट्री के अंदर वो देश काउंट होना भी चाहिए? होना ही नहीं चाहिए। और वो तो ऑब्वियस बात है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन काउंटर का स्टैंप तो लगा ही नहीं। देयर इज नो एविडेंस ऑन माय पासपोर्ट दैट आई हैव विजिटेड दिस कंट्री इवन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, even for the reason of being in transit. There is no evidence on my passport that I have visited this country. फ्लाइट कनेक्शन की वजह से मुझे 5 घंटे 6 घंटे वेट तो करना पड़ गया, लेकिन दर हकीकत मैं इस सरजमीन पर कभी आया ही नहीं। आप मेरे पासपोर्ट देख के बता नहीं सकते। तो लॉ में तो यही लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है। एक मतलब इसका यही निकाल सकते हो जो आप लोगों ने निकाला कि कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से सर वो दिन काउंटिंग में नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ वो तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैसे भी काउंटिंग में आता ही नहीं है, क्योंकि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उस पर स्टैंप लगाता ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या कुछ और भी हो सकता है? हमने कहा जी कुछ और भी इसका मतलब हो सकता है। एक मतलब तो वही है जो हमने निकाला, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली वो मतलब लॉजिकली बनता नहीं। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं कि मिस्टर ए है वो इधर से उधर जा रहा है और वो पाकिस्तान में उसने एक डे स्पेंड कर लिया सोनली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, तो आपने उसको काउंटिंग में नहीं लेना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका एक और मतलब भी हो सकता है, होता है, और वही उसका असल मतलब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। एग्जाम्पल, जब कोविड आया था जब कोविड आया था ना, अचानक बहुत से कंट्रीज ने अपनी एयर वो बंद कर दी थी, हुदूद एयर स्पेस बंद कर दी थी। इस फ्लाइट को अब हम उतरने नहीं देंगे, अब हम इस फ्लाइट को उतरने नहीं देंगे। अरे भाई फ्लाइट तो चल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से यूएस की तरफ उड़ चुकी है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे स्टे करी हुई है, 5 घंटे बाद उड़ने वाली है। यूएस ने बोला हम इस फ्लाइट को यूएस में नहीं उतरने देंगे। चाइना से लोग पैसेंजर सवार हो चुके हैं, चाइना वाली फ्लाइट पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे स्टे कर रही है, यूएस जाना है, नहीं चाइना से तो वायरस आया है, हम ये वाली फ्लाइट को पाकिस्तान में नहीं उतरने देंगे। अब वो बेचारे सारे के सारे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे फंस गए। अब मिसाल के तौर पर उनको पाकिस्तान एयरपोर्ट पे क्वारंटीन करना पड़ गया 14 दिन का, तो अब उनको वो किसी होटल में स्टे करवाएंगे ना, क्या ख्याल है? उनको वो वीज़ा देंगे, टेम्परेरी वीज़ा इशू करेंगे, उनको किसी होटल में स्टे करवाएंगे, और वो फिर किसी होटल में स्टे करवा के फिर उनको कहाँ भेजेंगे?
यूएस भेजेंगे, तो क्या ये उन्होंने अपनी मर्जी से स्टे लिया है? नहीं, तो किसी मजबूरी की वजह से, किसी, समझ रहे हो ना आप, किसी एक्सेप्शनल इवेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब उसको वीज़ा भी दिया जाएगा, उसको स्टे भी दिया जाएगा, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग वो दिन काउंटिंग में आना भी नहीं चाहिए। इसी तरह जब 2018 के अंदर बालाकोट स्ट्राइक वाला मसला हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान में बालाकोट में जो स्ट्राइक की थी, याद है आप लोगों को? एयर स्पेस बंद हो गई थी, एयर, अब पैदा तो हो गए थे ना आप लोग, क्यों याद नहीं है आप लोगों को? एयर स्पेस बंद हो गई थी, एयर स्पेस बंद कर दी थी इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी, कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही थी। जितनी फ्लाइटें इस स्पेस से जानी थी सब एयरपोर्ट्स के ऊपर ग्राउंडेड थी। तो जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको क्या दिया हुआ होगा इन्होंने, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, फिर उन्होंने वीज़ा देके उनको अकोमोडेट किया हुआ होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो फिर क्या वो डेज उनके वहाँ के स्टे के अंदर काउंट करेंगे? काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन ट्रांजिट हैं, वीज़ा भी दिया है, स्टैम्प भी लगा है, लेकिन सर ये तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की वजह से हुआ है, यहाँ आना मकसद नहीं था। क्या बात आपकी समझ आ रही? 2 एग्जाम्पल्स। तीसरी एग्जाम्पल तब बनी जब मैंने एक सिचुएशन एक्सपीरियंस की, तो वो तब से वो एग्जांपल मैंने ऐड कर दी स्टूडेंट्स को देना। तीसरी एग्जांपल तब बनी जब मेरा विज़िट हुआ था, 2 साल हो गए, तो 2 साल पहले उम्रे के लिए मेरा विज़िट हुआ था। तो मैं आज तक सऊदीया के अलावा किसी कंट्री के अंदर गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जाने का शौक़ ही नहीं है। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कहीं जाऊँ, किसी कंट्री में जाऊँ, घूमने का भी शौक़ नहीं है मुझे। बस अपने अपने प्रेफरेंस की बात होती है, अपने अपने शौक़ की बात होती है, मिजाज की बात होती है। लेकिन मुझे बस अपने मुल्क में घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरा दिल चाहता है मुझे मौका मिल जाए ना तो मैं 1 हफ़्ते के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ चला जाऊँ, मैं पाकिस्तान के किसी एरिया के अंदर चला जाऊँ, घूमने के लिए चला जाऊँ। बस मज़ा आता है मुझे, बहुत मज़ा आता है मुझे। साल में 3 दफ़ा भेज दो मैं चले जाऊँगा। तो खैर, और बाहर घूमने का शौक़ नहीं है, नहीं मज़ा आता, दिल नहीं बस करता। तो बस ऐसे ही मेरे दिल में क्या आया कि और वो फ़्लाइट भी एमिरेट्स की थी। मैंने कहा एमिरेट्स की फ़्लाइट है तो एक स्टॉप ओवर वीज़ा मिलता था, मिलता है अभी भी शायद, 4 दिन का होता है वो स्टॉप ओवर वीज़ा। तो जाते वक्त मैंने कहा कि चलो स्टॉप ओवर वीज़ा ले लेते हैं और दुबई देखेंगे पहली दफ़ा क्या है कैसा है। तो मैं चला गया, लेकिन दुबई देख के बड़ी मायूसी हुई मुझे, क्योंकि इंतहाई दर्जे का बेहया और बेगैरत टाइप मुल्क है। आज़ादी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, दूर दूर से भी इस्लामिक नहीं लगता, कोशिश करते हैं तो भी इस्लामिक नहीं लगता। तो बाहर तो क्या पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लो? नहीं यार, पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है बाहर तो, और क्योंकि वहाँ पर इतने फॉरेनर्स आते हैं कि वो मुल्क अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। यूएई अपनी आइडेंटिटी खुद ही खो चुका है। तो अब आप वहाँ जाओगे तो वो यूरोप ज़्यादा लगेगा, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं लगेगा आपको, माज़रत के साथ। तो खैर इसी वजह से वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा माहौल ऐसा था कि जो, अब जाहिर सी बात है हर बंदे का अपना एक मिजाज, अपना एक नेचर होता है। तो मुझे वहाँ जाकर ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आकर ये 4 दिन नहीं निकल रहे। और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उम्रे से पहले के 4 दिन रखे थे, उम्रे से पहले के 4 दिन रखे थे। अच्छा, अब जब बंदा जाता है तो वहाँ पर ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसको घूमने जाना ही पड़ता है। अब भाई 4 दिन तो किसी तरह से निकालने हैं ना, वो 4 दिन निकालना अजाब हो गया हमारे लिए, 4 दिन नहीं कट रहे। अच्छा भाई, फिर 2-3 जगहें सिलेक्ट की, मैंने कहा चलो यहीं जाया जाए। तो उसमें एक मॉल ऑफ दुबई भी है जहाँ पर अंडर वाटर ओशन वगैरह देखने जाते हैं, अंडर वाटर एक्वेरियम जो बना हुआ है देखने के लिए जाते हैं। मैंने कहा चलो वहाँ भी चले जाते हैं। तो माहौल तो चलो जैसा था वैसा था ही था। इतने बड़े मॉल के अंदर, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी कहते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, वहाँ पर नमाज के टाइम में अजान की आवाज़ भी सुनाई नहीं थी। जब नमाज का टाइम हो गया, आप पाकिस्तान के किसी भी मॉल में चले, जब नमाज का टाइम होता है तो अजान की आवाज़ आती है कम से कम,
काफ़ी मॉल्स में तो आती है, किसी में नहीं आती हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बड़े मॉल के अंदर अजान की आवाज़ नहीं आई। अजान हुई, फिर प्रेयर्स एरिया का निशान भी नहीं है। मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिला, अल्लाह जाने है कि नहीं ना। प्रेयर्स हर निशान है, दुनिया का हर निशान है, इधर जाओ ये है, इधर जाओ ये है, उधर जाओ ये है, उधर जाओ आसमान है, इधर जाओ ज़मीन है, इधर दुबई, इधर मेट्रो है, ये इसका स्टेशन है, ये उसका स्टेशन है, ये बस का स्टेशन जाना है तो इधर चले जाओ, टैक्सी के लिए जाना है तो इधर चले जाओ, ऊपर फ्लोर पे जाना है यहाँ चले जाओ। हर जगह का निशान था, नहीं था निशान तो मस्जिद का, प्रेयर एरिया का निशान नहीं था। तो उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर पूछा किसी से तो उसने बोला इधर है, फिर किसी ने बोला उधर है, किसी ने बोला इधर है। तो उस वक्त भी बड़ी मायूसी हुई कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो बाहर तौर कुछ भी करके अल्लाह अल्लाह करके 3 दिन 4 दिन ख़त्म हुए, और फिर मैंने कहा कि यार अब कुछ भी करके ना दुबई नहीं आना है, यहाँ पर अपना काम नहीं है। और चूँकि मेरा नेचर वैसे भी ऐसा है कि मुझे पहाड़, दरिया, समझ रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा, नेचुरल ब्यूटी जो है वो ज़्यादा अपील करती है, अट्रैक्ट करती है। वहाँ पर सारी की सारी मसनूई चीज़। खैर, तो मैंने कहा ये मेरे मतलब का कंट्री वैसे भी नहीं है, तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा मैं, तौबा, मेरी तौबा, अभी मैं जा रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे वापस नहीं आना। चला गया, उम्रा हुआ, उम्रे के बाद फिर वापसी थी। अच्छा, अब वापसी पे देखो इंसान जो सोचता है क्या होता है, और एक होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। एक इंसान का बोलना और एक अल्लाह की मर्ज़ी, तो होता वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने बोला, मैंने पक्का कहा था आज के बाद नहीं आऊँगा, अपना अम्मा बोला आज के बाद नहीं आऊँगा। अच्छा, फिर वापसी, जब उम्रे से वापसी हो रही थी तो हुआ क्या कि रिटर्न फ़्लाइट, जो वापसी की फ़्लाइट थी, वो जद्दा एयरपोर्ट से ही डिले हो गई। जद्दा एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट डिले हो गई। अच्छा, जैसे ही फ़्लाइट डिले हुई उसका कनेक्शन भी डिले हो गया, वो कनेक्शन दुबई से था, और वो 10 आवर्स से भी ज़्यादा डिले हो गया। जब 10 आवर्स से भी ज़्यादा डिले हो जाता है ना, तो उनकी पॉलिसी है कि वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर एकोमोडेशन देते हैं, स्टे देते हैं। तो दुबई एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचा, वो एमिरेट्स का स्टाफ खड़ा हुआ था, सर मुनीर मोहम्मद शफी। मैंने कहा जी भाई। सर तो फिर वो एयरपोर्ट की ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें होटल लगेगा। अच्छा, होटल ले जाने से पहले 1 दिन का वीज़ा दिया, 1 दिन का वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा इशू किया, 1 डे का टेम्परेरी वीज़ा इशू किया। तो फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाया कि अभी 1 दिन के अंदर फिर दुबई आ रहे हैं। फिर हमको होटल शिफ्ट किया गया, होटल में नाइट स्टे मिला, डिनर मिला। उसके बाद फिर मैं उस वक्त रात को जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इंसान क्या सोचता है और अल्लाह का क्या हुक्म होता है। मैं सोचता मैं अब कभी नहीं आऊँगा। अल्लाह पाक ने बोला तू कौन होता है सोचने और बोलने वाला। उसी सफ़र में उस वापसी पर फिर से उसी सरजमीन पर मैं मौजूद था विद वीज़ा। खैर 1 दिन का वीज़ा मिला, सुबह फिर वापसी थी अल्लाह अल्लाह करके। तो कहने का मकसद ये है कि पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन स्टैंप लगा। सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि दिस एग्जाम्पल हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ माई एग्जाम्पल्स। तो अब वो जो 1 दिन का वीज़ा था वो मैंने कोई खुशी से नहीं लिया था, मैंने खुद से नहीं लिया था। वो किसी मजबूरी की वजह से, फ़्लाइट के डिले की वजह से, किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से वो 1 दिन का वीज़ा मुझे मिला। तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर आज भी वो इमिग्रेशन का स्टैम्प मौजूद है। लेकिन क्या वो दिन मेरा दुबई की काउंटिंग में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए वो दिन मेरा। इसी तरह अगर किसी का पाकिस्तान में ये हाल हो, मिसाल ले रहा हूँ मैं, तो क्या पाकिस्तान में वो दिन काउंटिंग में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या बात आपकी समझ आती है? तो ये पूरी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी, एग्जाम्पल देने के लिए दी थी मैंने आपको, ठीक है, कि ये वाला दिन भी फॉर द रीज़न ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट ही काउंट होगा। क्या बात आपकी समझ आ रही है? लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि एग्जाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो इसी तरह से आए हुए हैं कि मिस्टर ए है, वो पाकिस्तान से वो किसी एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहा है और उसने पाकिस्तान के अंदर टाइम स्पेंड कर दिया सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। लिखा हुआ होता है, तो जब लिखा हुआ होता है तो आपको टेंशन ही नहीं है, आपको वाला दिन काउंटिंग में लेना
नहीं है। क्या ये बातें आपकी समझ आती हैं? तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसकी प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम ज़रा प्रैक्टिस करेंगे। दिन की काउंटिंग कैसे होगी, कैसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। पास्ट पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अलॉट। अल्लाह हाफिज़।